14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया, which has finally successfully landed on board। भारत देश जिसका सफर एक साइकिल से शुरू हुआ था, आज वो अपने झंडे चांद पर गाड़ रहा है। दिस इज अ हिस्टोरिक मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। अब हम चौथी कंट्री बन चुकी है जिन्होंने मून पर सॉफ्ट लैंडिंग की तकनीक को एस कर लिया है। जब किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, बहुत साल भर मेहनत करते हैं और अच्छे मार्क्स आ जाए तो दिल खुश हो जाता है। तो सोचिए चंद्रयान 3 जिसके पीछे करीबन 3 साल की मेहनत है, करोड़ों रुपए जिसमें इन्वेस्टेड हो, जिसमें देश भर के लोगों की आशाएं जुड़ी हो, ढेर सारे लोगों की दिन रात की मेहनत हो, जब वो सक्सेसफुल हुआ तो ये कितनी बड़ी जीत है। चंद्रमा के लिए सफर हमने 2008 में शुरू किया था, जिसमें पहली बार हमने लैंडिंग की कोशिश 2019 में की विद लैंडर, ऑर्बिटर एंड रोवर, जो सक्सेसफुल ना हो पाया। 2023 में हमने फिर से कोशिश की विद प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर, जिसमें चंद्रयान 2 का ही ऑर्बिटर इस्तेमाल होना था, जो कि अब सक्सेसफुल हो चुका है। पर अब क्या? दुनिया की जिस पर नजर थी वो तो हो चुका, इससे लेकिन होगा क्या? फायदा क्या है इससे? चलिए समझते हैं। नाउ एज पर द इसरो वेबसाइट, इस पूरे मिशन की टोटल 3 ऑब्जेक्टिव्स थी। टू डेमोन्स्ट्रेट सॉफ्ट एंड सेफ लैंडिंग, टू डेमोन्स्ट्रेट द मूवमेंट ऑफ द रोवर एंड द थर्ड टू कंडक्ट इन सीटू एक्सपेरिमेंट्स। इन तीनों चीजों को अच्छी तरीके से डिकोड करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए, पूरे मिशन में 3 मेजर कंपोनेंट्स आपको ध्यान रखने थे, प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर। लैंडर और रोवर को 100 किलोमीटर की ऑर्बिट तक पहुंचाया और 30 किलोमीटर की हाइट पर पहुंचते ही लैंडर ने अपने आप को प्रोपल्शन मॉड्यूल से डिटैच किया और अपनी लैंडिंग अटेम्प्ट की। वैसे मून पर लैंडिंग इतनी आसान नहीं थी। लैंडिंग करते वक्त काफी सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत एक्यूरेसी मेंटेन करनी पड़ती है, राइट फ्यूल, राइट टाइमिंग, राइट हाइट, राइट टचडाउन, इन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। आखिरी के 15 मिनट बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होते हैं और ये सब कुछ बिल्कुल ऑटोनॉमस होता है, यानी कि इसरो यहाँ अर्थ से वहां कुछ भी गाइड नहीं कर पाता है। यही आखिरी के पल थे जहां चंद्रयान 2 में टेक्निकल ग्लिच देखने मिला। सिर्फ यही नहीं, स्पीड को भी काफी कंट्रोल करना पड़ता है। 6000 किलोमीटर पर आवर से 0 तक इसे डीबूस्ट करना पड़ता है। ब्रेकिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। थ्रस्टर्स की मदद से हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल अलाइनमेंट करना होता है स्पेसक्राफ्ट का। अगर ये सारी चीजें अकम्प्लिश हो जाए तब भी लूनर डस्ट की प्रॉब्लम होती है, यानी कि मून की धूल से कैमरा लेंसेज में नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है और फॉल्टी रीडिंग आ सकती है। पर तब भी हमने सक्सेसफुली लैंड कर दिया और अब इसमें से थर्ड कंपोनेंट यानी कि रोवर निकलता है, जो कि कलेक्ट करेगा डेटा फ्रॉम द मून सरफेस। तो इन तीनों को मिला के टोटल 6 पेलोड्स होते हैं। पेलोड्स किसी भी सैटेलाइट में टेक्निकल यानी कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए होते हैं। ये मिशन से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और अर्थ तक सारी चीजों को ट्रांसमिट करते हैं। अगर हमें समझना है चंद्रयान 3 से अब क्या होगा आगे, तो हमें ये समझने के लिए पेलोड्स की जानकारी होना जरूरी है। शेप, जो कि प्रोपल्शन मॉड्यूल का पेलोड है, ये एक्सोप्लैनेट और स्मॉलर प्लैनेट की रिफ्लेक्टेड लाइट को स्टडी करेगा, ऑब्जर्व करेगा और वहां की पोटेंशियल हैबिटेबिलिटी को एनालाइज करेगा। लैंडर में टोटल 3 पेलोड्स हैं। राम्भा, जो कि नियर सरफेस प्लाज्मा की डेंसिटी को मेजर करेगा। चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट लूनर सरफेस की थर्मल बिहेवियर यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी और हीट कैपेसिटी को मेजर करेगा। एल्सा यहाँ की सिस्मिसिटी यानी कि सिस्मिक एक्टिविटी को मेजर करेगा। फिर रोवर के पेलोड्स एपीएक्सिस और लिब्स वहां के एलिमेंटल और केमिकल कॉम्पोजिशन को डिराइव करने की कोशिश करेंगे। इन सारे पेलोड्स की फंक्शनैलिटी तो इंपॉर्टेंट है ही, पर ये जिस जगह पे कंडक्ट होने वाला है, फार साइड ऑफ द मून यानी कि टुवर्ड्स द साउथ पोल, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एरिया है यहाँ का थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा रगड है, यहाँ पे ढेर सारे क्रेटर्स हैं और मून के नेचुरल टिल्ट की वजह से बिलियंस ऑफ ईयर्स तक कुछ ऐसे एरिया है जहां बिलियंस ऑफ ईयर्स तक सनलाइट यानी कि धूप नहीं पहुंची है। तो सोचिए, जब ऐसे एरियाज में एक्सपेरिमेंट होंगे तो हम यूनिवर्स की बहुत सारे मिस्ट्रीज शायद अनफोल्ड कर पाए। एक्सपेरिमेंट के दौरान शायद हमें कुछ ऐसे मिनरल्स मिले जिससे ह्यूमैनिटी का कुछ भला हो सके। इन सारी चीजों के दौरान अगर आइस वहां एक्सप्लोर की जाए तो दिस कुड बी अ गेम चेंजर फॉर ऑल ऑफ अस। आइस के होने से ह्यूमन कैपेबिलिटी वहां पर बढ़ जाती है, सर्वाइवलिटी बढ़ जाती है। हम लूनर कैंप्स बना पाएंगे क्योंकि आइस से पानी होगा, पानी होने से ऑक्सीजन बन पाएगा, ऑक्सीजन से हम फ्यूल बना पाएंगे जिससे हम ट्रैवल भी कर पाएंगे इंटरप्लैनेटरी। तो जो हम बात कर रहे हैं चंद्रयान की, वो सिर्फ एक्सपेरिमेंटली नहीं, बहुत सारे लार्जर मोटिव के साथ गया है। जैसे कि शेप को हमने देखा, हैबिटेशन सर्च करने वाला है एक्सोप्लैनेट्स में। हम यहाँ ऑन ग्राउंड देख रहे हैं कि ये सिर्फ सॉइल की स्टडी नहीं बल्कि लार्जर चीजें, इंटरप्लैनेटरी सर्वाइवलिटी ऑफ ह्यूमंस, ये भी यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहा है। सो दैट इज बेसिकली व्हाट वी हैव टू लुक अप फॉर द नेक्स्ट पार्ट इन चंद्रयान 3। अपोलो 3 को तो 4 दिन लगे थे, पर चंद्रयान 3 को 40 दिन लग गए मून तक पहुंचने में। ये क्यों? ये है इसलिए क्योंकि मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस बहुत बड़ा है। यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें ढेर सारा फ्यूल लगेगा जिसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट लगनी थी।
इसलिए इससे बचने के लिए हमने मंगलयान वाली तरकीब अपनाई, ग्रेविटेशन फोर्स का इस्तेमाल किया। रेवोल्यूशंस लेते लेते स्पेसक्राफ्ट ने अपना डिस्टेंस इतना बढ़ा दिया कि वो लूनर ऑर्बिट में एंटर कर पाए। एंटर करने के बाद धीरे धीरे इसने अपने डिस्टेंस को डिक्रीज किया और फिर सॉफ्टली लैंड किया। और इसी की जगह अगर हम डायरेक्ट ट्रैजेक्टरी का इस्तेमाल करते तो हमें वक्त तो कम लगता पर एनॉर्मस अमाउंट ऑफ फ्यूल लगता, जिसमें एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी यानी कि कॉस्ट भी ऐड हो जाती। इसलिए हमने इसे रिड्यूस करने के लिए अपना वक्त बढ़ा दिया। तो देर आए दुरुस्त आए पर सक्सेसफुल होकर आए। हमारी सफलता के पीछे एक और बहुत बड़ा रीजन है हमारी खुद की मिस्टेक से यानी कि गलतियों से सीख लेने की ताकत। चंद्रयान 2 को हमने लॉन्च किया था एज अ सक्सेस बेस्ड डिजाइन, पर इस बार इसे लॉन्च किया है फेलियर बेस्ड डिजाइन की तरह, यानी कि सारी जितनी भी फेल होने की प्रोबेबिलिटीज है उसे कैलकुलेट करके ही लॉन्च किया गया था। इसके अलावा चंद्रयान 2 में ब्रेकिंग एनोमलीज की वजह से वो अनसक्सेसफुल हुआ था। लैंडर अपने एंगल को रीओरिएंट करने में नाकामयाब हुआ था। इस वजह से चंद्रयान 3 में पावर ब्रेकिंग सिस्टम है, एक नहीं बल्कि 2 लैंडिंग हजार्ड डिटेक्शन अवॉइडेंस कैमरास है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर लेग्स हैं, ज्यादा सोलर पैनल्स हैं, ज्यादा सेंसर्स हैं और पहले के मुकाबले काफी बड़ा लैंडिंग एरिया भी। ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीवमेंट है इंडिया का और ये हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को दर्शाता है। सिर्फ यही नहीं, आगे होने वाले स्पेस एक्सप्लोरेशन लूनर मिशंस में भी इंडिया को एक लीडिंग प्लेयर की तरह एस्टैब्लिश करता है और हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट है कि कल को जब हम गगनयान लॉन्च करें या स्पेस टूरिज्म में आगे बढ़े तो हम इसे एस कर पाएंगे। क्या लगता है आपको, गिवन दी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी ऑफ इंडिया, क्या अगला इंसान जो मून पर लैंड करेगा वो एक इंडियन होगा? अगर हाँ आपको ऐसा लगता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो और मुझे बताइए दैट इफ द फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन द मून वाज नील आर्मस्ट्रॉन्ग, देन हु इज द सेकंड पर्सन? अगर आपको सही जवाब पता है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो और ये एनालिसिस अच्छा लगा देन मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो देन कीप लर्निंग एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन।